कहानी की शुरुआत में कोलोराडो के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक टेलीफोन बूथ से एक लड़की को देखते हैं जो कांपते हाथों से एक नंबर डायल कर रही है। वो फोन मिलाकर कहती है, मेरा नाम होप है, मैं अल्पाइन लेक यूथ कैंप से बोल रही हूँ। मैंने सपने में ये नंबर बर्फ पर लिखा हुआ देखा था। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक ऐसी अजीब और भयानक आवाज आती है जिसे सुनते ही लड़की हैरान हो जाती है। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीन सीधे शिफ्ट होता है एक कॉलेज पर, जहां हम फिनी नाम के लड़के को एक भयानक लड़ाई में देखते हैं। वो गुस्से में अंधा होकर किसी को बेरहमी से पीट रहा था, लेकिन उसकी बहन ग्वेन बीच में उसको रोकती है और वो अपना गुस्सा शांत करता है। पता चलता है इन दोनों भाई बहन का बॉन्ड बहुत गहरा है। फिनी जहां शांत रहने की कोशिश करता है पर अंदर एक गुस्सा छिपाए है। जब दोनों इस झगड़े के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां ग्वेन का दोस्त अर्नेस्टो अपनी गाड़ी से पहुंचता है। अर्नेस्टो सीधे ग्वेन से अपकमिंग मूवी के टिकट्स के बारे में बात करता है और कहता है कि वो उसके लिए भी टिकट ले लेगा। ग्वेन खुश होकर तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन फिनी अर्नेस्टो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिनी घर पर टीवी देख रहा होता है, तभी उसका पिता टेरेंस उसे जल्दी सोने के लिए कहता है। इस घर में अब बस ये तीन ही लोग रहते हैं, भाई बहन और पिता। फिनी जब बाहर टहल रहा होता है तो उसकी नजर अंधेरे में एक मखौटे वाले शख्स पर पड़ी। उसे देखते ही फिनी खौफ और गुस्से से भर जाता है। समझ आया कि वो इस रहस्यमयी शख्स को पहले से जानता है। तभी वहां ग्वेन आ जाती है, पर फिनी उसे डरने से बचाने के लिए इस बारे में कुछ नहीं बताता। हम एक धुंधली सी झलक देखते हैं जिसमें कुछ बच्चे बर्फ में खेल रहे हैं। तभी पीली जैकेट पहने एक छोटे बच्चे के पीछे एक साया पड़ जाता है और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। दम तोड़ने से ठीक पहले वो बच्चा बर्फ पर W अक्षर लिखता है। तभी ग्वेन की आंख खुलती है। दरअसल ये शुष्क सपना था। तभी उसे घर के पुराने टेलीफोन की रिंगिंग टोन सुनाई देती है। वो सम्मोहन की हालत में उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। वो अभी भी नींद में चल रही थी, लेकिन फिनी उसे पकड़कर झकझोर देता है और सपने से जगाता है। ग्वेन घबराकर बताती है कि उसने बहुत ही डरावना सपना देखा है, लेकिन फिनी ये कहकर बात टाल देता है कि वो बस नींद में चल रही थी। अगली सुबह कॉलेज में ग्वेन और उसका दोस्त अर्नेस्टो मिलते हैं। अर्नेस्टो बताता है कि उसने हॉरर फिल्म की टिकट्स खरीद ली है। बातों बातों में वो ग्वेन से पूछता है कि क्या उसे इन भूत प्रेत और अलौकिक चीजों पर भरोसा है। ग्वेन हाँ कहती है। तभी अर्नेस्टो एक ऐसी बात कहता है जिससे ग्वेन के होश उड़ जाते हैं। अर्नेस्टो कहता है, मुझे पता है ग्वेन कि तुम्हें रात में बहुत अजीब और डरावने सपने आते हैं। ग्वेन शॉक हो जाती है कि इसे ये राज कैसे पता। तब अर्नेस्टो खुलासा करता है कि उसे ये बात उसके पेरेंट्स ने बताई थी। दरअसल सालों पहले अर्नेस्टो के भाई की मौत हो गई थी और तब पुलिस के पास किसी का अनजान फोन आया था। पुलिस ने बताया कि वो आवाज ग्वेन जैसी थी। ग्वेन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो खुद को अजीब समझती है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है फिनी पर, जो एक पब्लिक प्लेस में है। तभी अचानक उसके पास एक फोन की घंटी बजती है। फिनी परेशान होकर जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा और धुंधली सी आवाज थी। वो चिढ़कर फोन रख देता है। वो पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही अनजान और डरावनी कॉल से परेशान हो चुका है। रात का वही धुंधला और खौफनाक मंजर दोबारा ग्वेन के सपने में आता है। इस बार वो साया एक दूसरे मासूम बच्चे को जिंदा आग के हवाले कर देता है। वो बच्चा तड़पते हुए मरने से ठीक पहले B अक्षर लिखता है। पहले सपने का W और अब B, यानी WB। ग्वेन झटके से सपने से जागती है। तभी उसे फिर से उसी रहस्यमयी फोन की घंटी सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि आवाज सामने वाले पुराने बेसमेंट से आ रही थी। ग्वेन ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए तो उसे जमीन पर उसी बच्चे की जली हुई क्षत विक्षत लाश दिखाई देती है। वो डर से कांपते हुए उस बेसमेंट में बजते हुए फोन की तरफ बढ़ती है और उसको उठा लेती है। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। ये वही आवाज और हूबहू वही बातें थीं जो फिल्म की शुरुआत में होप नाम की लड़की ने फोन बूथ से कही थी। होप कहती है, मैं कोलोराडो के पहाड़ों में अल्पाइन लेक यूथ कैंप से बोल रही हूँ। मैंने सपने में ये नंबर बर्फ पर खून से लिखा देखा था। ग्वेन हैरान होकर बीच में ही कहती है, क्या तुम्हें भी उन बच्चों के सपने आते हैं जो नदी के नीचे दफन है? ये सुनते ही फोन के उस पार खड़ी होप शॉक हो जाती है कि उसे भी बिल्कुल सेम सपना कैसे आ सकता है। तभी सपने के अंदर ही होप का फोन कट जाता है और उसके पीछे खून से सना एक डरावना आदमी फुसफुसाता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ग्वेन को सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आहट सुनाई देती है। तभी वो अचानक नींद से जाग जाती है। सामने उसका भाई फिनी खड़ा था, जो उसे ढूंढते हुए इस बेसमेंट तक आ गया। फिनी कहता है,
ग्वेन, तुम नींद में चलते चलते यहाँ आ गई थी, चलो यहाँ से। ग्वेन कहती है कि सपने में उसने उनकी माँ से बात की। हाँ, वो लड़की उनकी माँ थी जिसकी कई साल पहले की झलक उसे सपने में दिखी थी। पहले बुरी तरह परेशान थी कि जो उसने अभी देखा वो महज एक सपना था या हकीकत। वे दोनों वापस जाने के लिए मुड़ते हैं। दीवार पर ग्रैबर नर्क में जल रहा लिखा था, जो वही मुखौटे वाला शख्स है जिससे फिनी नफरत करता है। ग्वेन की नजर पैरों पर पड़ती है जो खून से सने हुए थे। ये वही खून था जो उसने सपने में लाश के पास खड़े होते वक्त लगा था। मतलब सपने में हुई चीज हकीकत में दस्तक दे रही थी। अगले दिन ग्वेन फिनी से कोलोराडो के उन बर्फीले पहाड़ों में चलने को कहती है जिसके बारे में उसने सपने में सुना था। वो कहती है कि वहां यूथ कैंप में फिनी नौकरी कर सकता है, लेकिन फिनी साफ मना कर देता है कि वो किसी जीसस कैंप में काउंसलर की नौकरी हरगिज नहीं करेगा। तभी उनके पिता वहां आते हैं। जब वो फिनी के मुंह से एल्पाइन लेक के जीसस कैंप का नाम सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। पिता को याद आता है कि शादी होने से पहले होप उसी कैंप में काम किया करती थी। पिता हैरानी से पूछते हैं, तुम लोगों को उस जगह के बारे में कैसे पता? फिनी ग्वेन के अजीब सपनों वाली बात को छिपाने के लिए झूठ बोल देता है कि उन्हें वहां नौकरी का एक विज्ञापन मिला था। टेरेंस कहता है कि उसे धर्म वगैरह में कोई यकीन नहीं है, इसलिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ग्वेन वहां जाने का पक्का फैसला कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि सपने में उसकी मां का ही बुलावा आया था और ऊपर से उसकी मां भी कभी वहां काम करती थी। ग्वेन अपने दोस्त अर्नेस्टो के साथ वहां जाने की तैयारी करती है। फिनी को अर्नेस्टो पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे उसकी नीयत खोटी लगती थी, इसलिए बहन की सुरक्षा के लिए फिनी भी आखिरकार उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। पिता यह देखकर खुश था कि फिनी को अपनी बहन की कितनी फिक्र है। अब वे तीनों गाड़ी से पहाड़ों की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है और रात का घना अंधेरा छा जाता है। अचानक बर्फ पर गाड़ी फिसलने लगती है और खाई में गिरने ही वाली होती है। फिनी तुरंत गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़ता है ताकि उन्हें सही रास्ता दिखा सके। तभी अंधेरे और बर्फ के बीच उन्हें घोड़े पर सवार एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उन तीनों को रास्ता दिखाते हुए सीधे उस जीसस कैंप की बिल्डिंग तक ले आती है। वहां पहुंचने पर कैंप का सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि भारी बर्फबारी के कारण सारे रास्ते जाम हो चुके हैं। यहां एक हफ्ता अब कोई भी बच्चे नहीं आने वाले। इस वक्त कैंप में सिर्फ कर्मचारी ही मौजूद हैं और रास्ता बंद होने की वजह से वे सभी यहां एक हफ्ते के लिए पूरी तरह फंस चुके हैं। सुपरवाइजर फिनी और अर्नेस्टो को उनका कमरा दिखाता है और कहता है कि यहाँ हीटर लगा है, ठंड नहीं लगेगी, लेकिन कैंप के सख्त नियमों के मुताबिक लड़कों और लड़कियों को अलग रहना होगा। इसका मतलब था कि ग्वेन को उस अजनबी बिल्डिंग के एक कमरे में बिल्कुल अकेले ही सोना होगा। रात को सोते समय ग्वेन को फिर से एक भयानक सपना आता है। इस बार सपने में उसे स्कूल कैंप के बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। वे बच्चे एक जमी हुई झील के पास खड़े थे। ग्वेन देखती है कि उस बर्फ की मोटी परत के नीचे एक छोटे बच्चे की लाश जमी हुई है। वो बच्चा मरने से ठीक पहले बर्फ के नीचे से एच अक्षर लिखता है, यानी पहले के अक्षरों को मिलाकर अब पूरा नाम बनता है WBH। तभी ग्वेन की आंख खुल जाती है और उसे कमरे के अंदर अजीब सी आहटें सुनाई देती है। जब वो हिम्मत जुटाकर बेड के नीचे झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खून से लथपथ बच्चा था। इसी दौरान बाहर गलियारे में फिनी को एक पुराने टेलीफोन बूथ से फोन बजने की आवाज आती है। फिनी जैसे ही उस मिस्टीरियस कॉल को उठाने के लिए बूथ के अंदर जाता है, उसे रिसीवर से डरावनी और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक टेलीफोन बूथ का दरवाजा बाहर से अपने आप जोर से बंद हो जाता है और फिनी अंदर ही लॉक हो जाता है। जबकि ग्वेन के कमरे का नजारा और भी भयानक हो चुका था। वे तीनों मृत बच्चे जो अब तक उसके सपनों में आ रहे थे, अचानक हकीकत में उसके सामने आकर खड़े हो गए। तभी खिड़की के बाहर खड़े एक बच्चे का सर किसी ताकत ने धड़ से अलग कर दिया। ग्वेन इस भयानक मंजर को देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर फिनी जैसे तैसे बूथ से निकलकर भागता हुआ ग्वेन के पास पहुंचता है और उसे संभालता है। ग्वेन इतनी डरी हुई थी कि वो हकीकत और सपने के बीच का फर्क भूल चुकी थी और पागल होने की कगार पर थी। रात को दोबारा ऐसा खौफनाक सपना ना आए, इसलिए ग्वेन डर के मारे अपने दोस्त अर्नेस्टो के पास जाकर लेट जाती है। अर्नेस्टो ग्वेन को बहुत पसंद करता था और उसका पूरा ख्याल रखना चाहता था। वो उसे धीरज बनाता है। इस दौरान ग्वेन रोते हुए अर्नेस्टो को अपनी माँ का सबसे बड़ा सच बताती है। वो कहती है, मेरी माँ को भी बिल्कुल ऐसे ही डरावने और अजीब सपने आते थे। ये खौफनाक सपने मुझे मेरी माँ से ही विरासत में मिले हैं। मेरी माँ इन सब चीजों से इस कदर पागल हो गई थी कि एक दिन उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अर्नेस्टो उसका हाथ थामता है और उसे भरोसा देते हुए कहता है, नहीं ग्वेन, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
अगली सुबह फिनी को पता चलता है कि ग्वेन ने अपने दोस्त अर्नेस्टो को सब कुछ बता दिया है, उसके डरावने सपनों के बारे में भी और फिनी के पास आने वाली उन अनजान कॉल्स के बारे में भी। इस बात से फिनी अर्नेस्टो के सामने ही ग्वेन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिनी कहता है, मैंने आज तक अपने किसी दोस्त को यह बात नहीं बताई, फिर तुमने इसे क्यों बताया? ग्वेन रोते हुए बोलती है, मुझे बताना पड़ा फिनी, कोई तो होना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिससे दिल की बात कह सकें। और वैसे भी क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? तुम्हारा तो कोई दोस्त है ही नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए ग्वेन फिनी को अपना हाथ दिखाती है। उसके हाथ पर गहरे नीले निशान पड़े हुए थे, जो कल रात सपने में एक बच्चे ने हाथ पकड़ा था। यह देखकर फिनी भी हैरान और अंदर से बुरी तरह डर जाता है। तभी वहां का सुपरवाइजर अरमांडो उन सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने लगते हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। फिनी अरमांडो से पूछता है कि इस पूरे कैंप में कौन कौन काम करता है। अरमांडो बताता है, यहाँ सिर्फ 4 ही लोग हैं, एक मैं और मेरे साथ 3 और कर्मचारी। हम लोग ही कई सालों से इस जगह की देखरेख कर रहे हैं। इसी दौरान अरमांडो उन तीनों पर शक करते हुए पूछता है कि वे लोग वाकई यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि अरमांडो को अच्छे से पता था कि उनकी तरफ से उनको काउंसलर की नौकरी के लिए कोई विज्ञापन या लेटर भेजा ही नहीं गया था। तो फिर वे दोनों भाई बहन और अर्नेस्टो सीधे यहां कैसे चले आए? बात को संभालने के लिए फिनी बताता है कि उनकी मां सालों पहले इसी जीसस कैंप में काम करती थी। वे अरमांडो को अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर भी दिखाते हैं। फोटो देखते ही अरमांडो की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है, हाँ मुझे याद आया, ये तो वही है, कई साल पहले ये यहीं पढ़ती थी। लेकिन जब फिनी उसे बताता है कि उनकी मां ने पागलपन के दौरे और डरावने सपनों की वजह से खुदकुशी कर ली थी, तो अरमांडो को बहुत गहरा दुख होता है। खैर, माहौल को बदलते हुए अरमांडो उनसे कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो अंदर लगे ऑफिस के फोन से अपने पिता को कॉल करके बता सकते हो कि तुम लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। ये सुनकर फिनी तुरंत पूछता है, और बाहर गलियारे वाले उस पुराने टेलीफोन बूथ का क्या, वो कल चालू था? अरमांडो हंसते हुए जवाब देता है, अरे नहीं, वो बाहर वाला टेलीफोन तो कई सालों पुराना है, उसकी तो लाइन भी कटी हुई है, वो चल ही नहीं सकता। अरमांडो की ये बात सुनते ही फिनी समझ गया कि वो फोन उस मर चुके ग्रैबर का होगा। पता चला ग्रैबर को बाकी दोनों भी जानते थे। अब उस पुराने टेलीफोन बूथ से फिर से घंटी बजती है। फिनी इस बार गुस्से में फोन उठाता है और चिल्लाकर पूछता है, कौन है? आखिर चाहते क्या हो तुम? तभी फोन के उस पार से ग्वेन के सपनों वाले उन बच्चों की आवाज आती है। वे बेहद डरे हुए और दर्द में लग रहे थे। वे एक ही रट लगाए हुए थे, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, प्लीज हमारी मदद करो, हमें ढूंढो। फिनी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहां हो तुम? लेकिन वे सिर्फ एक ही गुहार लगाते रहे, हमें ढूंढो, प्लीज हमें ढूंढो। यहाँ घर पर उनके पिता टेरेंस फोन पर बच्चों को यकीन दिलाता है कि जैसे ही बर्फबारी कम होगी और रास्ता खुलेगा, वो उन्हें लेने आएगा। वो उनसे कहते हैं कि बिल्कुल घबराएं नहीं, वो हर हाल में उन्हें सुरक्षित वापस घर ले आएंगे। तभी घर का टीवी अचानक अपने आप चालू हो जाता है और एल्पाइन लेक के उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के खौफनाक दृश्य दिखने लगते हैं। लेकिन टेरेंस ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह ग्वेन, फिनी और अर्नेस्टो उस कैंप के रिकॉर्ड रूम में होते हैं। वहां उनकी मुलाकात बारबरा और दूसरे कर्मचारी से होती है। वे उनसे एल्पाइन लेक के इतिहास और उन बच्चों के बारे में जानकारी मांगते हैं जो सालों पहले यहां रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। लेकिन यह सुनते ही बारबरा बुरी तरह चिढ़ जाती है। वो गुस्से में कहती है कि यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ और तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। ग्वेन और बारबरा के बीच तीखी बहस और लड़ाई हो जाती है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बारबरा कुछ बहुत गहरा छिपा रही है। रात को ग्वेन को फिर से एक रूह कपा देने वाला सपना आता है। इस बार सपने में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। उसकी माँ फोन पर वही बातें कर रही थी जो ग्वेन ने पहले सुनी थी। उसे सपने में नंबर मिलने वाली बात, असल में ग्वेन की माँ उन मरे हुए बच्चों की आत्माओं से बात कर रही थी। ग्वेन सपने में अपनी माँ को वो सब करते देख रही थी जो शायद सालों पहले हकीकत में हुआ था। तभी ग्वेन की नजर एक और बच्चे पर पड़ती है। वो उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचती है। वहां का नजारा भयानक था। एक कटे हुए पेड़ के तने से इंसानी खून फव्वारे की तरह बह रहा था। शायद वो तीसरा बच्चा इसी बेरहमी से मारा गया था। ग्वेन झटके से नींद से जागती है, लेकिन अभी भी सब ठीक नहीं था। उसे दरवाजे पर अपनी माँ खड़ी दिखाई देती है, पर जब वो करीब जाकर देखती है तो वहां फिर से वही खून से लथपथ बच्चा खड़ा था। तभी फिर उस खराब टेलीफोन की घंटी फिर से बजने लगती है। फिनी और अर्नेस्टो उस पुराने फोन के पास पहुंचते हैं। फिनी अर्नेस्टो को ग्वेन का ख्याल रखने के लिए भेज देता है और खुद हिम्मत जुटाकर फोन उठाता है। जैसे ही वो पूछता है कौन है, तो दूसरी तरफ से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आती है। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसके पुराने दुश्मन द ग्रैबर की थी।
फिनी ने उसे अपने ही भाई को मारने पर मजबूर किया था, जिसे ग्रैबर सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उसने खुद ग्रैबर जो जान से मार डाला था। ग्रैबर गूंजती आवाज में कहता है कि वो फिनी से उसका सबसे कीमती रिश्ता छीन लेगा, वो उसकी बहन ग्वेन को जान से मार देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ग्वेन पर, जिसे ग्रैबर एक बंद हॉल में ले गया है। वो हाथ में वही खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर ग्वेन को मारने के लिए उसके करीब आ जाता है। उधर अर्नेस्टो जब ग्वेन को कमरे में नहीं पाता तो वो तुरंत भागकर सुपरवाइजर अरमांडो और बाकी कर्मचारियों को बताता है कि ग्वेन गायब है। सब उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। कमरे के अंदर का नजारा खौफनाक था। द ग्रैबर ग्वेन का कुल्हाड़ी से गला दबाने की कोशिश करता है। तभी वहां बाकी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ग्रैबर उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ ग्वेन के लिए विजिबल था। ग्रैबर बिना किसी की परवाह किए ग्वेन को पकड़कर उसे जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन वे ग्वेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिशों को देखकर ग्रैबर अचानक वहां से गायब हो जाता है। ग्वेन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो बुरी तरह सदमे में थी। चर्च के हॉल में अरमांडो अब ग्वेन से शुरू से सब कुछ पूछता है। ग्वेन उसे उन डरावने सपनों और बच्चों के बारे में बताती है जो शायद इसी चर्च वाले स्कूल से जुड़े थे। वो बताती है कि कैसे सालों से उसे मासूम बच्चों की मौत के मंजर दिख रहे हैं। जैसे ही ग्वेन बच्चों के हुलिये और उनके मरने के तरीके का जिक्र करती है, अरमांडो के दिमाग में सालों पुराने नाम कौंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्वेन तीसरे बच्चे के बारे में बताती है कि उसे जिंदा आग में भून कर मारा गया था, अरमांडो के होश उड़ जाते हैं। अरमांडो को अब तक यकीन नहीं था, लेकिन यह बात सुनकर वो दंग रह गया, क्योंकि उस बच्चे के जलने की खबर सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में थी। पुलिस को उसकी लाश तो नहीं, पर कपड़ों का एक जला हुआ टुकड़ा मिला था। यह बात दुनिया में किसी को नहीं पता थी। अरमांडो को समझ आ गया कि ग्वेन को वाकई वो सच दिख रहा है जो दुनिया की नजरों से छिपा है। इसी बीच फिनी द ग्रैबर का जिक्र करता है, वो दरिंदा जो बच्चों का काल था। अरमांडो ये जानकर सन्न रह जाता है कि ग्रैबर को जान से मारने वाला वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद फिनी ही था। ग्वेन कहती है कि शायद उन बच्चों की रूहें चाहती है कि उन्हें उस जमी हुई झील में ढूंढा जाए। अरमांडो पूछता है, लेकिन उन बच्चों का इस ग्रैबर से क्या लेना देना? ग्वेन खुलासा करती है कि उस पर हमला करने वाला वही नकाबपोश था और वो उस वक्त उसे देख पा रही थी। अरमांडो तब उन्हें इस कैंप की बरसों पुरानी तस्वीरें और उनकी मां की फोटो दिखाता है। वो भावुक होकर बताता है कि सालों पहले यहां से 3 बच्चे गायब हुए थे, जिनकी लाशें आज तक नहीं मिली। उनके परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तभी फिनी की नजर उस पुरानी तस्वीर में मौजूद एक आदमी पर पड़ती है। फिनी चिल्लाकर कहता है, यही है वो, यही ग्रैबर है, मैंने इसकी शक्ल देखी है। अरमांडो उस आदमी को पहचान लेता है और कहता है, ये तो यहां काम करने वाला एक पुराना कर्मचारी है, इसका नाम बिल है। हम इसे वाइल्ड बिल बुलाते थे क्योंकि उसके लंबे बाल थे और वो बिल्कुल वाइल्ड बिल हिकॉक की तरह बेल्ट और कपड़े पहनता था। शब्द सुनते ही ग्वेन के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे वो अक्षर याद आते हैं जो बच्चों ने लिखे थे, WBH, यानी वाइल्ड बिल हिकॉक। अब पूरी पहेली सुलझ चुकी थी। उन बच्चों को मारने वाला फिनी का सबसे बड़ा दुश्मन वाइल्ड बिल हिकॉक था, यानी द ग्रैबर। ग्वेन अरमांडो को समझाती है कि उन बच्चों की आत्माएं मदद के लिए भटक रही हैं और उन्हें ढूंढने के बाद ही शायद उस ग्रैबर की शैतानी ताकत कम होगी। ग्रैबर की आत्मा वापस आ चुकी है और उसे हराने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें जमी हुई झील पर जाना होगा जहां सालों पहले बच्चों को घूमने और खेलने के लिए ले जाया जाता था। वो जगह कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी, जहां स्लाइडिंग और हॉकी जैसे खेल होते थे। ग्वेन को यकीन है कि ग्रैबर ने उन बच्चों को मारकर झील में फेंक दिया होगा। आज ही अरमांडो उन बच्चों की तस्वीरें देख रहा होता है जिन्हें उन्हें ढूंढना है। तभी अचानक कमरे में रखे रेडियो से भारी और डरावनी आवाज गूंजती है। ये ग्रैबर था। वो अरमांडो को धमकी देता है कि वो वहां ना जाए वरना अंजाम बुरा होगा। रेडियो से आने वाली खौफनाक आवाजें और खून जमने वाले मंजर अरमांडो को बुरी तरह डरा देते हैं। अरमांडो वहां से निकलकर बाहर बैठे फिनी के पास जाता है। वे दोनों गहरी बातें करने लगते हैं। अरमांडो फिनी की तारीफ करता है कि वो एक लीडर और योद्धा की तरह है जिसने ग्रैबर जैसे शैतान को मार गिराया था। लेकिन अरमांडो एक गहरी बात कहता है, अक्सर ऐसे गुस्से और बहादुरी के पीछे एक डर छिपा होता है। अरमांडो को महसूस होता है कि फिनी के अंदर भी वो डर है। फिनी का सबसे बड़ा डर अपनी बहन ग्वेन के लिए है। वो जानता है कि ग्रैबर उसे चोट पहुंचाने के लिए ग्वेन का इस्तेमाल करेगा और यही बात फिनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगली सुबह फिनी वे सभी उस जमी हुई झील पहुंचते हैं और पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हैं और झील के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परतों को हटाने में जुट जाते हैं ताकि बर्फ के अंदर दफन उन मासूम
बच्चों की लाशों ढूंढा जा सके। काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। थक कर चूर होने के बाद अर्नेस्टो फिनी से उस बेसमेंट वाली घटना और अपने भाई की मौत के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता था कि क्या फिनी ने कभी उसके भाई की आत्मा को देखा। फिनी बस इतना कहता है कि पुरानी घटना है, उसे याद नहीं। रात को ग्वेन को नींद में कहीं और जाने या किसी खतरे से बचाने के लिए फिनी और अर्नेस्टो बारी बारी से जागकर पहरा देने का फैसला करते हैं, लेकिन वे ग्वेन को सपने देखने से नहीं रोक सकते थे। इस बार ग्वेन के सपने में एक अखबार बांटने वाला बच्चा आता है। ये ग्रैबर का सबसे पहला शिकार था। वो दरिंदा उस मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। तभी सपने में एक बड़ा मोड़ आता है। ग्वेन देखती है कि यही हूबहू सपना सालों पहले उसकी मां ने भी देखा था। हकीकत में ग्वेन बिस्तर से उठ रही थी, जिसे देखकर अर्नेस्टो उसे वापस सुलाने देता है, लेकिन सपने के अंदर ग्वेन अपनी मां को बिस्तर से उठते हुए देखती है और अब अपनी मां के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी मां ने सपने में ग्रैबर का घर देख लिया था, इसलिए वो अपनी कार लेकर सीधे उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो वहां उस सपने की असलियत जानने आई थी, लेकिन तभी ग्रैबर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। सपने के अंदर ही ग्रैबर ग्वेन को भी अपने पास बुलाता है। ग्वेन गाड़ी के अंदर आती है, जहां उसकी मां बेहोश पड़ी थी। ग्वेन गुस्से में ग्रैबर से कहती है, मुझे सब समझ आ गया, मेरी मां ने उस बच्चे का सपना देखा था और वो यहां उसे बचाने आई थी। ग्रैबर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, ये भी क्या पूछने की बात है। तभी वो ग्वेन को गाड़ी के बाहर का एक खौफनाक नजारा दिखता है। वो बुरी तरह चौंक जाती है। घर में उसकी मां फांसी के फंदे पर लटकी हुई है और उसका पिता टेरेंस रोते हुए चिल्लाता है, होप, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों अपनी जान ले ली? ग्रैबर ग्वेन को बताता है कि उसने ही उसकी मां को मारा था और खुदकुशी का रूप दिया था। वो बताता है कि उसने कितने पाप किए हैं जिसकी वजह से वो नरक में तड़प रहा है, इसलिए एक और पाप सही वो ग्वेन को मारेगा। उसने कहा, ये सपना बेशक है, लेकिन इसका दर्द असली है। देखते हैं क्या तुम असलियत में भी मरोगी या नहीं। ग्वेन जान बचाने के लिए भागती है और ग्रैबर कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ता है। भागते समय ग्वेन एक बंद दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथ पर गहरी चोट लगती है। हैरानी और खौफ की बात यह थी कि सोती हुई ग्वेन के शरीर से असलियत में खून बहने लगा था, यानी अब ये साफ हो गया था, अगर सपने में ग्वेन की मौत हुई तो वो हकीकत में भी दम तोड़ देगी। सपने में वे बच्चे किसी तरह ग्वेन को ग्रैबर के चंगुल से बचाकर उसी जमी हुई झील पर ले आते हैं, जहां हकीकत में अरमांडो बर्फ फोड़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उस रहस्यमयी टेलीफोन बूथ में फिर से फोन बजता है। ग्रैबर की आवाज गूंजती है, अगर कोई मेरी शक्ति कम करने की कोशिश करेगा तो उसे सजा देने का हक मेरा भी है। देखते ही देखते ग्रैबर वहां पहुंच जाता है और बर्फ चीर देता है, जिससे अरमांडो बर्फीले पानी में डूबने लगता है। ग्रैबर बेरहमी से पैर से दबाकर उसे डुबाने की कोशिश करता है। ग्वेन उसे बचाने के लिए बूथ का शीशा अपने मुक्कों से फोड़ने लगती है। तभी ग्रैबर एक तार से ग्वेन का गला इतनी जोर से भींचता है कि उसका गला कट जाता है और खून ही खून बहने लगता है। वो ग्वेन को जमीन पर फेंक देता है। हकीकत में सो रही ग्वेन की हालत देखकर फिनी और अर्नेस्टो घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस जानलेवा सपने से कैसे जगाएं। लेकिन तभी ग्वेन अपनी पूरी ताकत बटोरती है और वो बूथ फोड़कर ग्रैबर को फेंक देती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस सपने में उसके पास भी अपनी शक्तियां हैं और अब वो ग्रैबर से नहीं डरती। इसी इच्छा शक्ति के साथ वो झटके से सपने से बाहर आ जाती है। जागते ही वो फिनी और अर्नेस्टो को लेकर तुरंत झील की तरफ भागती है। किस्मत से अरमांडो जिंदा बच गया था और उसे पानी के अंदर से फेलिक्स नाम के बच्चे की बॉडी मिल चुकी थी। यहाँ मुस्तांग बारबरा और केनेथ को कहती है कि वे कमरे में डरपोकों की तरह छिपे रहते हैं जब तक सब ठीक ना हो जाए, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि ये समस्या इस कैंप से जुड़ी है। वो बताती है उन्हें भी मदद करनी होगी। कल वे झील से बाकी 2 बच्चों की लाशें भी बाहर निकालेंगे ताकि इस खौफनाक सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उस रात फिनी और ग्वेन के पिता टेरेंस वहां पहुंचता है और बताते हैं कि रास्ता खुल चुका है और अब वे घर वापस जा सकते हैं। फिनी खुश होता है कि वो अब अपनी बहन को सुरक्षित यहां से ले जाएगा, लेकिन ग्वेन जाने से मना कर देती है। वो गुस्से में फिनी को डरपोक कहती है और ताना मारती है कि वो उस खौफनाक बेसमेंट की यादों से अब भी भाग रहा है। ये सुनकर फिनी टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो कबूल करता है कि वो उस बेसमेंट के वक्त बहुत ज्यादा डर गया था। वे अपने पिता पर भी चिल्लाते हैं कि उन्होंने कभी उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की। तभी ग्वेन एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। ग्वेन चिल्लाकर कहती है, मां ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें ग्रैबर ने मारा था। टेरेंस और फिनी सन्न रह जाता है। ग्वेन उन्हें याद दिलाती है कि मां को ग्रैबर की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उसने उन्हें मारकर फंदे पर लटका दिया था।
ग्वेन अपने पिता को वही शब्द दोहराकर सुनाती है जो टेरेंस ने मां की मौत के वक्त कहे थे, होप, तुमने ये क्या कर दिया। टेरेंस कांप जाते हैं क्योंकि वे शब्द उन्होंने अकेले में कहे थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि ग्वेन के सपने बिल्कुल सच हैं और ग्रैबर ने ही उसकी पत्नी की जान ली थी। अगली सुबह टेरेंस, फिनी, अर्नेस्टो, अरमांडो और बाकी वर्कर झील पर काम शुरू करते हैं। रात तक काम चलता है, लेकिन ग्वेन जानबूझकर सो जाती है ताकि वह सपने के जरिए बाकी बच्चों तक पहुंच सके। फिनी समझ जाता है कि उसकी बहन एक मिशन पर है। तभी सपने में द ग्रैबर प्रकट होता है और पागलों की तरह भागकर उन पर हमला करता है। ग्वेन उसे रोकने के चक्कर में बर्फीले पानी के नीचे गिर जाती है। पानी के अंदर उसे वो कंटेनर दिखाई देता है जिसमें दूसरे बच्चे की लाश थी। ऊपर ग्रैबर तबाही मचा रहा था। वो उस केबल को पानी में फेंक देता है जिससे वे लाशों को बाहर निकालने वाले थे। ग्रैबर फिनी पर हमला करता है और उसकी गर्दन को बेल्ट से भींचते हुए कहता है, अब महसूस करो वो दम घुटने वाला दर्द और आंखों के सामने छाता अंधेरा जो तुमने मुझे दिया था। तभी टेरेंस उन दो बच्चों को निकालने के लिए बर्फीले पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर ग्वेन की रूहानी मदद और टेरेंस की हिम्मत से वो भारी टैंक बाहर निकल आता है और आखिरकार उन्हें बाकी बच्चों की भी लाश मिल जाती है। क्लाइमेक्स में ग्वेन अब बिना किसी डर के ग्रैबर के सामने खड़ी होती है। वो उसे चुनौती देती है कि वो अब अकेली नहीं है। जैसे ही उन बच्चों की आत्मा झील से बाहर आती है, ग्रैबर की शैतानी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है। वे आत्माएं बर्फ के नीचे से ग्रैबर को जकड़ लेती हैं। वही बच्चे जिन्हें उसने बेरहमी से मारा था अब उसे बेबस कर देते हैं। ग्वेन कुल्हाड़ी उठाकर ग्रैबर के सिर पर वार करती है और उसका मुखौटा हटा देती है। नकाब उतरते ही वो एक साधारण और लाचार इंसान की तरह दिखने लगता है। फिनी, जिसे ग्रैबर दिखाई नहीं दे रहा था, अब अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ता है। वो उसे बर्फ पर पटक पटक कर उसका शरीर तोड़ देता है। अंत में ग्वेन उसी कुल्हाड़ी से ग्रैबर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे उसी जमी हुई झील के ठंडे पानी में फेंक देती है। वो उसी जगह दफन हो जाता है जहां उसने मासूमों को मारा था। बच्चों को आखिरकार इंसाफ मिल जाता है। ग्वेन झटके से अपने सपने से जागती है और सबको बताती है कि अब ग्रैबर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अगली सुबह अरमांडो उन बच्चों के माता पिता को खबर देता है कि उनके बच्चों की लाशें मिल गई हैं। सालों का इंतजार और उनकी खोज आखिरकार पूरी होती है। जब फिनी और ग्वेन वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी उस पुराने टेलीफोन बूथ की घंटी आखिरी बार बजती है। इस बार वो आवाज फिनी को नहीं, सिर्फ ग्वेन को सुनाई देती है। ग्वेन फोन उठाती है तो सामने उसकी मां की आवाज थी। ग्वेन भावुक हो जाती है। उसकी मां बताती है कि वो स्वर्ग में एक बहुत खूबसूरत जगह पर है और वो बहुत खुश है कि ग्वेन ने उन बच्चों को इंसाफ दिलाया। जब ग्वेन पूछती है कि यह सपनों का श्राप कब खत्म होगा, तो उसकी मां कहती है, ये कोई श्राप नहीं है ग्वेन, ये एक तोहफा था ताकि इंसाफ हो सके। वो अपने दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार देती है, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने को कहती है और आखिरी बार अलविदा कहती है। इसके साथ ही वे सब अपने घर की ओर रवाना होते हैं और कहानी का अंत होता है। उम्मीद है आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और धमाकेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।